Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. बेटा आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह 158 PMA लॉन्ग कोर्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और ये डे 2 है 7 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस का फ्रॉम EduSmart अकेडमी। और आज की इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि पीएमए लॉन्ग कोर्स में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपका टेस्ट कैसे होता है, एंड देन हम इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बेटा क्या पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो टेस्ट होगा वो ई टेस्ट होगा, यानी वो कंप्यूटर पे होगा। आपका पेपर आपका जो टेस्ट है वो ऑन पेपर नहीं होगा। आपका टेस्ट कैसे होगा? कंप्यूटर पे होगा। उस टेस्ट के दो पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा इंटेलिजेंस टेस्ट का, दूसरा पार्ट होगा एकेडमिक टेस्ट का। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बेसिकली उसके मजीद दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? मजीद उसके दो पार्ट्स हैं। पहला जो बेटा इस टेस्ट का पार्ट है वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 84 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन इसकी है 30 मिनट्स, 30 मिनट हैं और 84 एमसीक्यूज हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट्स का एरिया अगर हम देखें, इधर मैंने आपको दो तीन चीजें लिखी हैं, लाइक एनालॉजीज इस आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप के हवाले से कि अगर आंखें देखने के काम आती हैं तो माइंड किस काम आता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है सीरीज। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती हैं, इसमें लेटर सीरीज हो सकती हैं, इसमें नंबर सीरीज हो सकती हैं। सीरीज के आपके पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन तकरीबन पूछे जाते हैं। एनोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑड मैन आउट कहता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। अगर आप हमारे पेड कोर्स में प्रिपरेशन करोगे तो सारी चीज़ों की तैयारी करवाई जाएगी। ये तकरीबन 22 टाइप्स हैं। और अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसी चैनल पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की हर टाइप के लिए 5 से 10 वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हुई हैं। आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर बेटा आपने प्रिपेयर करना है तो मैं आपको दोनों चीजें बता चुका हूं। दो ही मेथड्स हैं। देयर आर 22 टाइप्स और 86 एमसी 84 या 86 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। एक चीज आपने नोट की है, तकरीबन 90 एमसीक्यूज और 30 मिनट्स हैं। मतलब एक एमसीक्यूज हल करने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 1 मिनट में आपने कितने एमसीक्यूज हल करने हैं? 3 1 बार 3, 3 3 बार 9। 1 मिनट में आपको 3 एमसीक्यूज हल करने हैं, यानी यू हैव जस्ट 20 सेकेंड्स फॉर वन क्वेश्चन। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 20 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन हल करना है। और अगर इसी तरह नॉन वर्बल की हम बात करें तो नॉन वर्बल में 64 एमसीक्यूज और 30 मिनट्स हैं। मतलब तकरीबन 30 सेकेंड्स आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं। आपको 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन हल करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट को प्रिपेयर करो। अच्छा सर, इंटेलिजेंस टेस्ट में पासिंग की क्या रेशो होती है? यू हैव टू गेन 60% ऑफ मार्क्स इन इंटेलिजेंस फॉर पासिंग। पास करने के लिए 60% क्वेश्चन आपको ठीक करना पड़ते हैं और सिलेक्ट होने के लिए 90+। ये ऑफिशियली नहीं है, ये मैं खुद आपको बता रहा हूँ। ओआईआर आप अगर अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, ओआईआर कहते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग को। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, अगर आप वो बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 90+ स्कोर करना पड़ेगा। 90+ परसेंटेज के हवाले से बता रहा हूं। वैसे तो ये तकरीबन क्वेश्चन बनते हैं 150, और 150 क्वेश्चंस में से 135+ क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे तो फिर आपका ओआईआर बेस्ट होगा। और अगर आपका ओआईआर बेस्ट होगा देन आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इधर से ही छुट्टी। सो नॉन वर्बल की 9 टाइप्स हैं।
वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की 22 टाइप्स हैं, इन सब को बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना आना चाहिए आपको। अगर लेंथी मेथड्स की मदद से हल करना स्टार्ट कर दोगे, टाइम की कमी की वजह से आप रह जाओगे। ये मैं आपको उन स्टूडेंट्स की कमियां बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स में होती हैं। यस, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स की कमियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बेटा मैंने ऐसे देखे हैं जिनका, क्या मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं जिनको हर एक टाइप आती है, हर एक क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी वो ओआईआर बेस्ट नहीं बना सकते। आप किसी भी वैकेंसी में, आप पीएमए में हैं, जीडीपी में हैं, एमसी में हैं, एएफएनएस में, आप कहीं भी हैं, अगर आपका ओआईआर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग अच्छी नहीं बन रही, इसकी दो वजूहत हैं। या तो आपकी स्पीड कम है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आपने टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं सीखे। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका ओआईआर डाउन जाता है, आपकी सिलेक्शन नहीं होती। लोग इस मसले को बिल्कुल लाइट लेते हैं, लाइट नहीं लेना। अगर आप इस मसले को लाइट लोगे, आई एम श्योर कि आप अपने इनिशियल्स में ही बाहर हो जाएंगे। अगर इनिशियल्स आप 60% के साथ पास भी कर लें, देन आई एम प्रिटी श्योर आप आईएसएसबी में भी ना तो आप जाओगे, अगर चले जाओगे तो आप उधर किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे भी ओआईआर की चेकिंग। एट नंबर 2, जो टेस्ट होगा, पहले दोनों टेस्ट एक ही टेस्ट कंसिडर होते हैं जिनको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। नंबर 2 पे बेटा आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट में 50 एमसीक्यूज होते हैं, 30 मिनट्स होते हैं। अगर इसके सब्जेक्ट एरियाज देखे जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश है। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, कंप्रीहेंशन का कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, नरेशंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, पैसिव वॉइस या जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से आ जाता है, एडजेक्टिव की टाइप्स पूछ ली जाती हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछ लिया जाता है, एडवर्ब्स की टाइप्स आपसे पूछ ली जाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब की आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछ ली जाती है। तो बहुत सारे की एरियाज हैं इंग्लिश के जो कि आपको कवर करना होते हैं। और अगर आपने अपनी एफएससी में इंग्लिश बड़ी अच्छी पढ़ी हो, गुड एंड वेल, बट आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बैकग्राउंड में इंग्लिश ऐसी नहीं पढ़ते जैसी पढ़नी चाहिए, और देन वो इंग्लिश में आके मार खाते हैं किसी भी टेस्ट में। लेकिन आपको बेसिक इस टेस्ट में फायदा ये है कि इंग्लिश है ना जो, ये सब के साथ ही आएगा, मतलब आपको ये अलग अलग से टेस्ट नहीं आएगा। अगर तो अलग अलग से टेस्ट होता, इंग्लिश का अलग से, मैथ्स का अलग से, पाकिस्तान स्टडीज का अलग से, सारी चीजों का अलग अलग, तो फिर तो आपको मैंडेटरी होता हर एक सब्जेक्ट को पास करना। लेकिन अभी इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपको 50 मार्क्स का टेस्ट आएगा, 50 एमसीक्यूज में मुश्तमिल। सो आपके लिए बड़ी आसानी से पास हो जाता है। अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो और सब्जेक्ट में आप अच्छे होके भी पास कर सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 50% क्वेश्चन ठीक करना पड़ते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मेरिट पे आना चाहते हैं तो 35 to 40 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, फिर ही पॉसिबिलिटी होती है आपकी मेरिट पे आने की। ओके जी। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अरिथमेटिक तो आती है, दूसरा अलजबरा के क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इधर मैं नहीं एक चीज मेंशन कर पाया, वो भी आते हैं, इंटीग्रेशंस एंड डेरिवेटिव्स, वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिंपल वैल्यूज। पाकिस्तान स्टडीज नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो इसमें इसमें पाकिस्तान जो पाकिस्तान हिस्ट्री है, लाइक जब इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट्स थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर पे उनके लीडर्स और उनकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जियोग्राफी, पासिस, डेजर्ट्स, रिवर्स, लेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, डैम्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर इवेंट्स पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक के जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको लीड किन्होंने किया और उनके पर्पस क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वन, कॉन्स्टिट्यूशंस 1947 से लेके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 से लेके, इंडिया एक्ट 1935 से लेके आज तक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशंस हुई हैं उनके बारे में आपको बेसिक मालूमात होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल सिंबल्स जो हैं बेटा उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज की अगर हम बेटा बात करें तो बेसिक टीचिंग ऑफ इस्लाम, उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे साई किसे कहते हैं,
जैसे इस्लाम का मतलब क्या है, मुसलमान का मतलब क्या है, इस तरह की चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। और इस्लामिक इवेंट्स, बैटल्स ऑफ इस्लाम जिसमें बड़ा प्रोमिनेंट है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। डिफरेंट जो बैटल्स और गजवात हुए उनमें लीडर कौन था, कितने काफिर मारे गए, कितने मुसलमान शहीद हुए, कितने प्रिजन हुए, बच्चों के बारे में, किसने पहले इस्लाम कबूल किया, और पहली वही कहाँ पे नाजिल हुई, कुरान पाक के बारे में मालूमात आपसे पूछ ली जाती है। टाइटल्स सहाबा कराम के पूछ लिए जाते हैं, अंबिया कराम के पूछ ली जाते हैं। डिफरेंट जो एंजल्स हैं उनके बारे में मालूमात पूछ ली जाती है कि एंजल्स क्या क्या काम करते हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं। इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में, कौन पहले शहीद हुआ, कौन पहले शहीद हुई, लाइक दीज टाइप्स ऑफ आइटम्स। हदीस की बुक्स के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको जनरल जनरल बता रहा हूँ, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज की अगर हम बेटा बात करें तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स, जो पाकिस्तान के अफेयर्स हैं, एज वेल जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड अफेयर्स हैं, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आपसे बेटा साइंस, बेसिक साइंस जिसे हम एवरीडे साइंस कहते हैं, उसके मुतालिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें वेरी प्रोमिनेंट वेरी प्रोमिनेंट प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और कुछ जनरल टर्म्स बेसिक जो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। लॉज के बारे में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ लिए जाते हैं, लाइक यूएन है, WHO है, फेस्को है। इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। यूनेस्फ है, उसके बारे में। जैसे OIC है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इनके बारे में खास तौर पे हेडक्वार्टर, इनके मेंबर्स कितने हैं, पाकिस्तान ने कब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है बनाने का। ये कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस बता दिया है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। इसको अगर पढ़ना चाहो तो ये डीपली स्टडी के, लाइक बहुत सारी आइटम्स हैं जो आपको स्टडी करना पड़ती हैं। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा। एज वेल अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू मे कैन ज्वाइन। 0306689220 हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। हमारा जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट है, 3500 रुपीज उसकी फी है। नेक्स्ट बेटा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। वो हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, देर आर 86 MCQs जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं। 86 MCQs आपने 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होते हैं, आपको करना पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका OIR अच्छा नहीं होगा। OIR अच्छा नहीं होगा तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, और अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो फिर टेस्ट देने का कोई मकसद नहीं है। बेटा अपना मकसद एक बनाओ। मकसद ये बनाओ कि मैंने आर्मी में सिलेक्ट होना है। जब आपका मकसद ये होगा तो फिर आप ग्रोथ की तरफ जाओगे। जब आप ग्रोथ की तरफ जाओगे फिर आपकी अंदर की जो क्वालिटीज हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो बाहर निकलेंगी। इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, ओके, बट जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उनको बाहर निकालो। अभी से उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। OIR पे मेहनत करो, OLQs पे मेहनत करो, फिर ही आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिलेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज ये टाइम वेस्टेज है बहुत। 90% कैंडिडेट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं इस टेस्ट के पीछे। क्यों? क्योंकि वो ना तो प्रॉपर तैयारी करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर चीजों का पता नहीं है, प्रॉपर तैयारी वो करना भी नहीं चाहते। मैं अभी इधर अगर बोल दूं ना, मेरे पास PDFs है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं सिर्फ इतना बोल दूं लाइन लग जाएगी PDFs। और आज का जमाना तो ये है कि भाई गूगल पे ऐसे करके ऐसे लिखो, आई नीड 100 क्वेश्चन फॉर PMA लॉन्ग कोर्स, तो वो 100 दे देगा। उसको उठा के कॉपी करके PDF बना के बेचना स्टार्ट कर देते हैं लोग। और 90% जो लोग मैं पहले बोल चुका हूँ वो लेते हैं उन PDFs को और अपनी जिंदगी जाया करते हैं, अपना साल वेस्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस को बेटा हम डिस्कस करते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू। व्हीकल, व्हीकल कहते हैं कोई भी गाड़ी, गाड़ी व्हील्स पे चलती है तो साउंड इज टू, दिस इज अ व्हीकल, इसके व्हील्स हैं। साउंड को भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम क्या है? वेव्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। डॉग कहते हैं कुत्ते, कुत्ते को, और कुत्ते की जो मोनस है, फेमिनाइन है, वो है बिच, और हॉर्स की मेयर। ठीक है, क्या है, मेयर। कोल्ड इज टू आइस एज हॉट इज टू। अब कोल्ड इज टू आइस, इसको समझो, हॉट इज टू, आप कहोगे हॉट इज टू फायर, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जो आग है वो गर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट अलग है। कोल्ड इज टू आइस, पानी की जो कोल्ड फॉर्म है वो आइस है, और पानी की जो हॉट फॉर्म है वो स्टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट देख नहीं सकती, स्नेक सुन नहीं सकता, क्लियर। ये डिसेबिलिटी है कुछ एनिमल्स की, और सब में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, विच वन इज डिफरेंट, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। मैं इधर दूसरी टाइप है हमारी ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट। अब हमारे पास क्या है, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। एंगल जाविये को कहते हैं, रेक्टेंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, हेक्सागोन भी एक शेप है, 6 कॉर्नर वाली। अब एंगल इज नॉट अ शेप, बाकी ऑल अदर्स आर शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज डिफरेंट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्रिकेट एक, अच्छा मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, लिख लो अपने पास। कुछ गेम्स होती हैं आउटडोर, कुछ गेम्स होती हैं इंडोर। आउटडोर गेम्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, दीज आर सम आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में कौन कौन सी हैं, टेबल टेनिस। अब टेनिस आउटडोर है, टेबल टेनिस इंडोर है। टेबल टेनिस, उसके बाद आपका आ गया कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, दीज आर सम इंडोर गेम्स। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारे पास जो गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, ये सारी आउटडोर गेम्स हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हम क्रिकेट खेलना चाहो, टेनिस, बेसबॉल, तो उसके लिए एक बैट लगता है या रैकेट लगता है, और दूसरा आपके पास एक बॉल होती है या शटल। ठीक है, तो फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें जस्ट एक बॉल यूज होती है, बाकी सब में बॉल भी यूज होती है, बैट भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट, वीट, हे, राइस, मेज। वीट कहते हैं गंदम को, हे बेटा कहते हैं भूसे को, जो चारा खाते हैं डिफरेंट एनिमल्स। राइस चावल को कहते हैं, मेज जौ को कहते हैं, या बाजरे को, आई थिंक सो जौ को कहते हैं। ओके, तो हे विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब है भूसा, चारा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। अब आपको कुछ और कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ पंजाब इज लाहौर, कैपिटल ऑफ सिंध, हाँ सिंध इज कराची, कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज कोयटा, कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज गिलगित, कैपिटल ऑफ कश्मीर इज मुजफ्फराबाद। दीज आपको ये कैपिटल्स अपने माइंड में याद रखने पड़ेंगे, आपको रिमेंबर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाओ इधर, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। देखो, लाहौर एक सिटी है, रावलपिंडी एक सिटी है, कराची एक सिटी है, कोयटा एक सिटी है, लेकिन सिंध एक सिटी नहीं है, बल्कि सिंध क्या है, एक प्रोविंस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप, काउ, डॉग, लेपर्ड, कैट। दीज आर सम वाइल्ड एनिमल्स। काउ ऐसी है जो हर्बीवोर है, ये कार्निवोर्स है। दीज आर कार्निवोर एनिमल, जो गोश्तखोर है, जबकि काउ एक हर्बीवोर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी काउ, राइट ऑप्शन विल बी काउ। नेक्स्ट है कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल, साउंड ऑफ एन ईगल इज कॉल्ड स्क्रीम। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एयरप्लेन फ्लाई करता है ड्यू टू अपलिफ्ट। ठीक है जी, अपलिफ्ट। और अगर पूछा जाए, ये तो एयरप्लेन के लिए है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, शिप फ्लोट ड्यू टू, मतलब जो शिप होती है वो फ्लोट क्यों करती है, वो पानी के ऊपर फ्लो क्यों करती है, चलती क्यों है, किस वजह से, ड्यू टू अप थ्रस्ट,
ये अपलिफ्ट था, वो अप थ्रस्ट है अर्शमीदस के कानून के मुताबिक। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, दोनों आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है, व्हाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन? पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन क्यों देते हैं? टू एजुकेट देम, या तो ये होगा, या टू ग्रूम देम, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। वाई डू वी बॉयल मिल्क और वाटर? टू किल द जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए हम क्या करते हैं? दूध को उबालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है बेटा, उसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सिंपली आपने कभी डिक्शनरी देखी? डिक्शनरी कभी देखी? जब आप डिक्शनरी देखते हो तो उसमें पहले अल्फाबेट्स होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो बी से स्टार्ट होते हैं, फिर ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सो ऑन जी तक चलते हैं, बट विद ए ऑर्डर जिसे हम कहते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा दिया है, वहां पे हमें तीन अल्फाबेट्स दे दिए हैं, जिसमें माउंटेन है, मार्गला है और मशीन है। हमें कहा गया कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो डिक्शनरी में पहले आएगा। आपको इन ये क्वेश्चन करने का आसान तरीका बताता हूं, आपने कुछ नहीं करना। एबीसी तो आती है ना, आपने तीनों को पहला पहला अल्फाबेट चेक करो, एम एम एम, तीनों सेम है, छोड़ दो। दूसरा दूसरा अल्फाबेट चेक करो, ओ ए ए। अब बताओ एबीसी में पहले ए आता है या ओ? आप कहोगे सर ओ आता है, इट मीन्स माउंटेन तो नहीं आ सकता, ये तो हो गया गलत। अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट दो ऑप्शंस, एक है ऑप्शन मार्गला, दूसरा है मशीन। ए तक हम चेक कर चुके हैं, अब थर्ड लेटर है हमारे पास आर, और मशीन में थर्ड लेटर है सी। आप मुझे ये बताओ एबीसी में पहले सी आता है या आर आता है? आप कहोगे सर सी आता है, इट मींस मार्गला भी नहीं आएगा, बल्कि जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो मशीन हो जाएगा, एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है। यही अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी में पहले वर्ड आएगा। सेम यही आप रूल अप्लाई करोगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अस्सलाम वालेकुम। ओके, विच वर्ड कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी ऑर्डर? एप्पल, अप्लाई, अप्रूव। वही सेम चीजें देखो, पहले तीनों अल्फाबेट सब में सेम है, सेम है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, एल, एल, आर। अब मुझे आप ये बताओ एल पहले आएगा या आर पहले आएगा? एबीसी शुरू करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल आ गया भाई, आर नहीं अभी आया, एल आ गया। मतलब या एप्पल होगा या अप्लाई होगा, अप्रूव आंसर नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट वाला लेटर, ई पहले आता है या वाई पहले आता है? हम सबको पता है ई पहले आता है, तो एप्पल विल बी द राइट वन, जो कि आपके, जो कि कहां पे होगा? डिक्शनरी में पहले आएगा। ये आपने खुद करना है, दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट साथ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को, मुझे भी आइडिया हो जाए, जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको इस टाइप की समझ आ गई। ओके जी, टाइम एंड वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, मैं इसे बेसिकली कहता हूं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अच्छा जी छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार, इफ द कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 30 मिनट्स? ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार 60 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो बताओ ट्रेन 30 मिनट में कितना करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके दो भाई हैं, एक भाई के पास है ट्रेन, एक के पास है कार। जो ट्रेन है उसकी स्पीड कार से डबल है। अब कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर सफर तय करती है, तो ट्रेन वो 60 किलोमीटर कितने मिनट में सफर तय करेगी? आप कहोगे सर आधे घंटे में। तो यही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आधे घंटे में ट्रेन कितना सफर तय करेगी? 60 किलोमीटर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, सिंपल ट्रिक। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे ट्वाइस आ जाए, जिस क्वेश्चन में ट्वाइस, टू टाइम्स या डबल,
तो आंसर वही होगा जो आपको दिया गया होगा, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, वही जवाब होगा। ये ट्रिक है। जैसे ये देखो नीचे, ए बस इज मूविंग एट 60 किलोमीटर, ट्रेन एट ट्वाइस स्पीड, ट्वाइस आ गया, जवाब क्या होगा? 60 किलोमीटर। आपने देखना ही नहीं है और कुछ भी, जवाब दे देना अपना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 मैं पढ़ाने लगूं। अच्छा, इसको करने के लिए लोग जो यूज करते हैं वो रूल यूज करते हैं लेंथी वाला, जो बचपन में हम करते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं कि एक ए ट्रेन इज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 मिनट्स। ये लोग जो है ना वो अक्सर यूज करते हैं फार्मूला। वो क्या करते हैं कि 90 किलोमीटर सफर तय किया 60 मिनट में एक ट्रेन ने। ठीक है। 1 मिनट में सफर तय किया 60/90, और 12 मिनट में सफर कितना तय करेगी? 60/90 × 12। ये फार्मूला अक्सर लोग यूज करते हैं, बट मैं ये फार्मूला यूज नहीं करता। मैं कौन सा फार्मूला यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। मेरे फार्मूला का लफ्जी जो मैं उसे कहता हूं वो है डिवाइड रूल। क्या है? डिवाइड रूल। आपको काम रह के आप मुझे ये बताओ कि क्या लिखा है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। आपने इधर लिखना है, ठीक है जी, 90 किलोमीटर सफर तय किया ट्रेन ने 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में 90 किलोमीटर सफर तय कर दिया। 12 मिनट में कितना सफर तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगी ट्रेन? आपने क्या करना है? आपने कहना है मिनट बाई 12 बन जाओ। अब मिनट बाई कौन सा है? 60। 60 को आप किस चीज पे डिवाइड करोगे कि ये 12 बन जाए? 60 को किस ऐसे टर्म के साथ आप डिवाइड करोगे ये 12 बन जाए? 5 के साथ। 5 एक बार 5, 5 12 बार 60। इधर भी 5 के साथ डिवाइड कर दो, 5 एक बार 5, 5 18 बार 90। तो 12 मिनट में 18 किलोमीटर सफर तय होगा। ये है डिवाइड रूल। किसी ऐसे आपने टर्म के साथ इसको डिवाइड करना है कि वो साइड वो बन जाए जो गिवन है। ठीक है। अगर किलोमीटर वाली साइड दी होती तो हम किलोमीटर वाली साइड को बनाने की कोशिश करते, वही जो दिया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शंस के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 20 आज हम डिस्कस करेंगे इसका। डायरेक्शंस बेटा, हाउ मच डायरेक्शंस आर देयर? हाउ मेनी डायरेक्शंस? आप कहोगे सर देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देयर आर जस्ट 4 डायरेक्शंस जो बेसिक डायरेक्शंस है। आपको बेटा कुछ चीजें होती हैं जो याद रखना पड़ती हैं, लाइक अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा हम इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए ना एक ट्रिक का इस्तेमाल भी करते हैं, और साथ में एक लेंथी मेथड भी मैं समझाता हूं, ताकि अगर ट्रिक ना लगे तो आप वो मेथड भी समझ लो। अच्छा, आपको हमेशा याद रखनी है कुछ फर्जी डायरेक्शंस। जब भी नॉर्थ का जिक्र आएगा ना, आपने कहना है ये नॉर्थ है। जब भी नॉर्थ का, नोज से नॉर्थ, फ्रंट की जानब नॉर्थ। जब भी राइट डायरेक्शन का जिक्र आएगा तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब नॉर्थ का अपोजिट साउथ है, ये तो आपको पता है, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, ये भी आपको पता है। ये चारों डायरेक्शंस आपको फर्जी तौर पे याद होनी चाहिए। नॉर्थ का मतलब होता है नोज से फ्रंट, और राइट डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है। ये आपको याद रखना है। ये चीजें जब तक आप याद नहीं करोगे ये क्वेश्चंस हल नहीं होंगे। अच्छा जी, ए मैन वॉक टुवर्ड नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन? बस, क्या कहा उसने? एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ वो आदमी चला गया। नॉर्थ ऊपर कोई है ना। देन टर्न लेफ्ट। अब इस तरह से डायरेक्शन है, मैंने लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट ये वाला है, मैं लेफ्ट टर्न ले लूंगा। ये मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। अब डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन ये है, और मुझे अब टर्न कौन सा लेना है? राइट, ये वाला। तो ये मेरा राइट टर्न हो गया। यस, राइट टर्न जब मैं लूंगा तो ये डायरेक्शन मेरी कौन सी बन गई? अब नॉर्थ डायरेक्शन मेरी बन गई। कौन सी डायरेक्शन बन गई? नॉर्थ डायरेक्शन बन गई। सिंपल। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। अली मूव टुवर्ड द नॉर्थ। अली नॉर्थ की जानब जा रहा है। ही देन टर्न लेफ्ट। अब उसने लेफ्ट टर्न लेना है। पहले वो ऐसे है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है,
लेफ्ट टर्न लेना तो लेफ्ट ये वाला है, लेफ्ट टर्न ले लिया हमने। अगेन टर्न लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट टर्न है। अब लेफ्ट टर्न दोबारा से जब लेना है तो ये देखो कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये वाली, ये वाला, तो नीचे को आ जाएगा। ये डायरेक्शन क्या बनी, साउथ। सिंपल। ये डायरेक्शन है, आपको टर्न लेना आना चाहिए। जब तक आप टर्न लेना नहीं सीखोगे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, आपको असाइनमेंट दे दी मैंने, कर लोगे, करना पड़ेगा, कर लोगे नहीं, आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। आ गया जी लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना है कि एक 40-50 दिन का कोर्स है मैं 40-50 मिनट में पढ़ा दूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इजीली टेस्ट पास करो, बट पास करो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, या आप इसको समझ लो कैलेंडर के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। कैलेंडर पेपर में 5 क्वेश्चन आने हैं कैलेंडर टाइप के। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, 7 मंथ्स। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है, 4 सालों के बाद आता है। ये तो हो गया कंफर्म, ये तो इजी है। अच्छा, 25th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो देखो कितना इजी। इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। मुझे आप लोग एक कॉन्सेप्ट पहले बताओ, पहले एक चीज बताओ, यस्टरडे क्या होता है, गुजरा हुआ कल, प्रीवियस डे। टुडे किसे कहते हैं, आज का दिन। टुमारो किसे कहते हैं, जो दिन आने वाला है, द टुमारो डे, द फ्यूचर डे। एंड आफ्टर टुमारो क्या होता है, टुमारो से भी अगला दिन, यानी आज गुजरा हुआ दिन चला गया, आज, कल, परसों, तरसों, इस तरह से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। उन्होंने कहा यस्टरडे वाज संडे। यस्टरडे को मैं वाई से जाहिर करता हूं। पहले यस्टरडे होता है, फिर टुडे होता है, फिर टुमारो होता है, फिर आफ्टर टुमारो होता है। ये आप एक चेन को याद रखें। यस्टरडे है संडे, अगर यस्टरडे बेटा संडे है तो आज क्या है, टुडे क्या है, मंडे। टुमारो क्या है, ट्यूसडे। तो आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे। राइट ऑप्शन विल बी वेडनेसडे। सिंपल, समझ आ रही है। नेक्स्ट है इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे टुमारो विल बी। अब आफ्टर टुमारो नहीं पूछा, अब जस्ट टुमारो पूछा है। यस्टरडे उन्होंने क्या बोला, फ्राइडे। तो अगर गुजरा हुआ कल जुमा था तो आज का दिन क्या होगा, हफ्ता, सैटरडे। अगर आज सैटरडे है तो आने वाला कल क्या होगा, संडे। राइट ऑप्शन विल बी संडे। सो ये क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, इनको आपको जस्ट माइंड से हल करना है, अपने माइंड से। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 8, जिसे हम कहते हैं फैमिली रिलेशंस, या इसे हम ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं की बेटा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 3500 इसकी फी है, पीएमएल कोर्स के सेशन की। इसको आप ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं, और प्रॉपर कोर्स को, पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करेंगे, जिसमें एक स्टडी ग्रुप होगा, एक डिस्कशन ग्रुप। स्टडी ग्रुप में आपकी क्लास हुआ करेगी, लाइव क्लास ऑन जूम एप्लीकेशन। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आपके हम मॉक टेस्ट लेंगे 30+, 10-15 आपकी असाइनमेंट्स होंगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपर आपकी तैयारी करवा दी जाएगी इंटरव्यू की, आईएसएसबी की बेसिक्स की, ऐसे राइटिंग की, और एज वेल आपके एकेडमिक की, इंटेलिजेंस की। ठीक है, ओके। 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इफ माई ब्रदर इज योर मदर, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू। अगर अगर मेरे भाई की बहन आपकी माँ है, व्हाट इज माई रिलेशन टू यू। चलें रिलेशन को पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल है। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर, अगर मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी क्या लगी, पहले ये बताओ, मेरी भी बहन लगी। अगर मेरी बहन आपकी मम्मा है तो मेरा आपसे क्या रिलेशन होगा, मैं आपका क्या लगूंगा। मेरी बहन आपकी मम्मा है तो मैं आपका मामू लगूंगा, यानी अंकल लगूंगा।
सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन इज माई। लो जी, मेरे बाई बाई के बेटे की जो सिस्टर है वो मेरी क्या लगेगी? सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स सन, मेरे भाई की बेटे की बहन मेरी क्या लगेगी? जो ब्लड रिलेशन होता है इसको काम रह के हल करो। मेरे भाई का बेटा है, उसकी बहन। फर्ज करो मैं हूं ये मेरा भाई है, ये उसका बेटा है, और ये इसकी बहन है। मेरे भाई के बेटे की बहन मेरी क्या लगी? बताओ जी। नंबर दो मेरा भाई है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है। तो मेरी ये नीस नहीं लगेगी, भांजी नहीं लगेगी, भतीजी या भांजी जो भी, नीस, भतीजी लगेगी ना। नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज योर मदर, व्हाट इज आवर रिलेशन। ये आपने खुद इसका आंसर देना है। इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना होगा क्वेश्चन नंबर 29 का चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है परसेंटेज। व्हाट इज 90% ऑफ 90? परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं बेसिकली। कुछ लोग ऐसे निकालते हैं 90% ऑफ 90 इज, आप क्या करते हैं, वो 90 का परसेंटेज नीचे 100 आ जाता है, जरूर देते हैं 90 के साथ, जीरो को जीरो से काट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 81। कुछ लोग इस तरह से हल करते हैं, बट आसान तरीका है। मेरी एक बात याद रखना है, इफ नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर, मतलब ये देखो नंबर ऑफ जीरोज विद परसेंटेज फिगर, कितने जीरो है परसेंटेज के साथ? एक जीरो है। इफ नंबर ऑफ zeros with percentage figure are equal to the number of zeros with non percentage figure, परसेंटेज फिगर के साथ एक जीरो है, नॉन परसेंटेज फिगर के साथ भी एक जीरो है, अगर दोनों के जीरोस की तादाद बराबर है तो आपने जीरोस को काट देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 सत्ते 63। अच्छा फर्ज करो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, 90% ऑफ 10% ऑफ 200 इज, क्या आंसर हो? अब देखो, परसेंटेज फिगर के साथ एक जीरो इधर है, एक जीरो इधर है, मतलब दो जीरोस हैं। और ये नॉन परसेंटेज फिगर है जिनके साथ परसेंटेज वाला निशान नहीं है, ये भी दो जीरोस हैं। इन इन जीरोस को, दो को, इसको एक को और इसको एक को हम काट देंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 × 1 9, 9 × 2 9 × 2 18, 18 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये समझाने के लिए। सो दीज आर सम परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 10 है, जिसे हम कहते हैं एज प्रॉब्लम, और कुछ एवरेज स्कोर। ये तो एज प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्कोर प्रॉब्लम आ गई। एवरेज स्कोर फाइंड करना है बेटा, एवरेज स्कोर बड़ा इजी मेथड है। मैं समझाता तो इजी मेथड से हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आपको अपने माइंड से समझना होता है। मुझे पता है मुश्किल होती है, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आएगा। देखना, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आप करोगे। अलीज एवरेज स्कोर इज 6 टेस्ट इन 70। अली ने 6 टेस्ट दिए, उसमें एवरेज स्कोर था 70 अली का। अब वो चाहता है कि 7वें टेस्ट में उसकी एवरेज 72 हो जाए, तो उसे 7वें टेस्ट में कितने नंबर लेना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 70 × 6 कितना बना? ये 420। फिर आपने 7 को इस वाली एवरेज से मल्टीप्लाई करना है, 72 × 7, 7 2 बार 14, 4, 7 9 1 50, 504। फिर आपने क्या करना है, 500 बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो 86 आ जाएगा, यानी इतने नंबर लेना पड़ेंगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा। फिर 6 को 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, जो आएगा वो आंसर है। सिंपल।
आपको एवरेज मालूम करनी है, तो एवरेज इस तरह से इजीली निकल आएगी कि आपको 72 एवरेज करने के लिए कितने नंबर लेना पड़ेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। ये क्वेश्चन एक आपके पेपर में आता है। नेक्स्ट है मिरर इमेज। विच वर्ड रिमेन द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर। लो जी, एक मैं करता हूं, एक आप करो। एक आपके पास बेटा देखो क्वेश्चन है मिरर इमेज का। मिरर है ना, मिरर, फर्ज करो ये आप हो, ये हो आप, ये है मिरर, आप, ये आपके बाल है, चार बाल। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तो आप ऐसे नजर आते हो। ये बाल ऐसे होते हैं, ऐसे करके ऐसे आप, और नीचे आपका पाँव। मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड होती है ना, वो राइट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट में हो जाती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो आप हो बी, इस तरह के, तो आपका जब मिरर करेंगे तो बी इस तरह से नजर आएगा मिरर में। ए का अगर हम मिरर करेंगे तो ए सेम रहेगा, यू का मिरर करेंगे यू सेम रहेगा, टी का मिरर करेंगे टी सेम रहेगा। ये चीजें याद रखिएगा, अल्फाबेट्स का मिरर करना। अच्छा, विच वर्ड रिमेन्स द सेम व्हेन सीन इन अ मिरर। सबसे पहले तो आप देखो, पहला है टी। टी का मिरर करने से टी सेम रहता है मिरर। पी का मिरर करो, पी का जब आप मिरर करोगे पी इस तरह से हो जाएगा, लेफ्ट को राइट में चेंज कर देंगे, पी हो जाएगा लाइक क्यू। तो ये तो हो गया चेंज। एल का मिरर करोगे, एल इस तरह से हो जाएगा मिरर में, मतलब ये भी सेम नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। एन का मिरर करोगे, एन इस तरह से है तो एन का मिरर इस तरह से आएगा, एन भी गया। मतलब सिर्फ अल्फा ऑप्शन रह गया जिसका मिरर करने से ये सेम रहेगा। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। मिरर क्या करता है, लेफ्ट को चीजों को राइट में कन्वर्ट कर देता है, लेफ्ट को राइट में दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती हैं, इसमें ये सीरीज भी हो सकती हैं, नंबर सीरीज भी हो सकती हैं। कंप्लीट द सीरीज 115, 55, 170, 65, 235, आगे क्या आएगा। सिंपल, ये डबल सीरीज है। डबल सीरीज मैं आपको सीरीज के साथ साथ वो भी बताता जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है इसमें। बेटा देखो, 115 में 55 ऐड किए तो ये 170 बन गया, 170 में 65 ऐड किए तो ये 235 आ गया। आगे क्या आएगा, आगे हम इस कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि पहले 55 था, 55 में 10 जमा किए 65, 65 में 10 जमा करेंगे तो आगे आ जाएगा 75। राइट ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। ये है हमारी कंप्लीट द सीरीज 66, 63, 57, 45। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। क्या चीज माइनस हो रही है, देखो 66 में से 3 माइनस किए तो 63 आ गया, 63 में से 6 माइनस किए तो 57 आ गया, 57 में से 12 माइनस किए तो 45 आ गया। अब 45 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा आंसर। हाँ, 21 आना चाहिए आंसर, 24 ने 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 2, 6, 14, 30, 62। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो देखो इसको गौर से देखो जरा। 2 है, 6 है, 14 है, 30 है, 62 है। कुछ नहीं हो रहा, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है और एडिशन हो रही है। ठीक है, दो अमल इसमें हो रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जमा किया तो आ गया 6। 2 जरब 2 4, 4 जमा 2 6 आ गया। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 जमा 2 जमा किया तो 14। देखो बन नहीं जा रहा है ना अगली टर्म। फिर क्या हुआ है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 जमा 2 किया तो आ गया 30। फिर आगे क्या हुआ है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करके जमा 2 किया तो आ गया 62। अब नेक्स्ट क्या होगा, वही सेम चीज, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे 2 तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 124 हो 126 लेंगे। सो यहाँ पे ये यही टेक्निक यूज कर रहे हैं, पहले जरब 2 कर रहे हैं, फिर जमा 2 कर रहे हैं। ठीक है, फिर पहले जरब 2 फिर जमा 2। टाइप नंबर 13 है बेटा,
लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी इसे कहते हैं। आपको पहले कुछ चीजों का इल्म होना चाहिए। कौन कौन सी चीजों का? कलर चेंज कर लूं। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? क्वार्टर का बेटा मतलब होता है 1/4। 1/4। अच्छा। हाफ का मतलब होता है 1/2। 1/10 का मतलब होता है 1/10। 1/5 का मतलब होता है 1/5। ये कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है मैथमेटिकल की, ये आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज द क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120? क्वार्टर क्या है? 1/4। इसको मल्टीप्लाई करो 1/10 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 120 के साथ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। राइट ऑप्शन 3। अब इसको आप माइंड में कर सकते हो, मैंने तो ऐसे किया ना। क्वार्टर होता है 1/4। 1/4 को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 1/40 बन गया। 1/40 को 120 से जब जरब दिया, जीरो के साथ जीरो कट गया, 4 3 बार 12, आंसर 3। इस तरह से आप अपने इस माइंड में भी कर सकते हो, और माइंड में ही करना चाहिए क्योंकि टाइम 20 सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज 1/4 ऑफ 120? अब 1/4 क्या है? 1/4 को जब हम 120 से जरब देंगे तो क्या बन जाएगा? 30। 1/10 ऑफ 90, 1/10 जरब 90, जब इसके साथ करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ अ क्वार्टर, हाफ कहते हैं 1/2 को, मल्टीप्लाई करो क्वार्टर के साथ 1/4, आंसर आ जाएगा 1/8। टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। आ रही है समझ? यस। थैंक यू। मुझे बताते भी जाए ना, साथ साथ समझ आ रही है आपको। टाइप नंबर 14 है हमारी, सीरीज एंड पैटर्न्स। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? अब देखो पहली सीरीज क्या है, पहले तो ये देख लो, LMN आगे हो आ जाएगा, ये तो सीरीज हो गई पूरी। ये देखो, आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना है। BEJQ, नेक्स्ट क्या आएगा? अब देखो, ए तो छोड़ा हुआ ना, BCDE, यानी दो अल्फाबेट छोड़े तो ई आया। आगे नीचे आ जाओ, ई और जे के दरमियान देखो ताल्लुक क्या है, FGHI, चार अल्फाबेट छोड़े तो जे आया। अब जे और क्यू के दरमियान देखो क्या रिलेशन है, KLMNOPQ, छह अल्फाबेट छोड़े तो क्यू आया। अब क्यू के बाद हम 8 अल्फाबेट छोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक पैटर्न, पैटर्न के मुताबिक बना रहे हैं। RSTUVWXY, 8 छोड़ दिए तो जी हमारा राइट ऑप्शन आ गया। सो इस तरह से बेटा हमारा जवाब होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। नेक्स्ट ये मैथमेटिक्स का है, 1+2 मल्टी डिवाइडेड बाई 2। तो आपको डी मास रूल का पता है? डी मास रूल क्या कहता है? डी मास कहता है पहले डिवीजन का अमल होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन का अमल होगा, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 1+2 डिवाइडेड बाई 2। पहले डिवीजन का अमल होगा, 2/2 1 होता है, 1 + 1, इन दोनों को जमा कर दो, 2 आंसर आ गए। ठीक हो गया, ये हमारा डी मास रूल है। नेक्स्ट हमारी एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 10%, क्या कह रहे हैं? अगर एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन 10% एनुअली इंक्रीज कर रही है, तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देखना। 10% एनुअली यानी हर साल 10% बढ़ रही है। चलो जी पहले देखते हैं जी, पहले साल कितनी बढ़ी, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ेगी, निकालो। 10% ऑफ 1 लाख, ये कितनी हो जाएगी? जीरो के साथ एक जीरो काट दो। 10,000 पहली दफा बढ़ी। मतलब पहले साल हमारी टोटल जो आबादी थी वो कितनी हो गई? जमा कर दो 1 लाख में 10,000, एक 1,10,000 आबादी। ये पहले साल है, पहले साल। अब यहीं पे गलती होती है, 1 मिनट में चार्जर लगा लो। अब जो गलती होती है ना, वो यहीं पे स्टूडेंट करते हैं। वो क्या करते हैं
वो कहते हैं कि अगर पहले साल 10,000 बढ़ी है तो अगले साल भी 10,000 ही बढ़ेगी, लेकिन यही गलती है बेटा। अगले साल 10,000 नहीं बढ़ेगी, अगले साल जो इजाफा होगा ना दूसरे साल, वो इस वाली आबादी में इजाफा होगा। सो अगले साल जो आबादी बढ़ेगी 10% ऑफ 1,10,000 का हम देखेंगे। जीरो काट दिया, यस, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आबादी जी? 1,10,000, 11,000 का इस दफा इजाफा हुआ, तो 11,000 जमा कर दो। तो 1,10,000 में जब आप 11,000 जमा करोगे तो टोटल आबादी हो जाएगी 1,21,000। 2 साल के बाद 1,00,000 आबादी 1,21,000 हो जाएगी। पहले साल 10% का इजाफा हुआ तो 1,10,000 हो गई, फिर 10% इजाफा इस वाली पॉपुलेशन में किया तो 1,21,000। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर में आता है। टाइप नंबर 16 है टाइम मैनेजमेंट। 10 men dig a well in 5 days. How long will 5 men take? इसके लिए फॉर्मूला याद रख लो, M1 जरबे D1 इज इक्वल टू M2 जरब D2। ये याद रखना, सब में ये लगेगा। M1 कितने थे? 10 आदमी थे। डेज कितने थे? 5। अगले में आदमी 5 हैं, डे हमने मालूम करने हैं। 10 जरबे 5 डिवाइडेड बाय 5, इसको खत्म कर दिया था, डिवाइडेड 5, 50/5 10। सो 10 दिन लगेंगे 5 आदमियों को ये गड्ढा खोदते हुए। टाइप नंबर 17, और आई थिंक सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अली बॉट अ पेन फॉर ₹30। अली ने एक पेन खरीदा 30 रुपए का और 40 का बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ ये हमने बताना है। अच्छा, बॉट किया कितने का? 30 का। सेल किया कितने का? 40 का। अब एक्चुअल प्राइस वो होती है जिस पे हमने कोई चीज खरीदी हो, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए। हमें अब क्या करना है? हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल। कैसे हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज? जो प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे विद एक्चुअल प्राइस, नॉट सेल प्राइस, एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद द 100। 0 से 0 कट गया, 100/3, 33.3%। एक्चुअल प्राइस के साथ डिवाइड करके इसकी परसेंटेज आएगी। ये बेटा हमारा कुछ 50 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो डिस्कस करवाने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको 50 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करवाए हैं अबाउट द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। और जो टाइप्स डिस्कस करवाए हैं वो 17 हैं, टोटल 22 टाइप्स हैं। 22 की भी अब 24 हो गई हैं, 2 टाइप्स आर्मी ने न्यू ऐड की हैं, वो हम इंशाल्लाह पेड सेशन में डिस्कस करेंगे। और एक एक दो दो मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाया है। जब आप हमारे पास पेड सेशन में पढ़ने आओगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाऊंगा हर हवाले से, हर चीज़ के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको हर इस टाइप का मॉक टेस्ट भी दूंगा, असाइनमेंट्स भी दूंगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, 3,500 फी है, पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।